हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम एसपीडी पब्लिकेशन की जो बिहार दरबार की साइंस की बुक आई है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 18 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न जो होंगे इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आपको वहाँ पे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों सेट नंबर 17 का पहला प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है निफ्टिटिंग पर्दा, दूसरा आपके पास है कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां, तीसरा ऑप्शन आपके पास है दोस्तों सामने वाले चप्पट दांत, और चौथा कौन सा हो गया, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो दोस्तों, जो मनुष्य में अवशोषी अंग कौन से नहीं होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, सामने वाले चप्पट दांत जो होते हैं कृंतक, वो मनुष्य के अवशोषी अंग नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि निकेटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अवशोषी मतलब अंग क्या होते हैं, जो मतलब शरीर के अंदर में जो अंग पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो उनके बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम शरीर के अंदर पाई जाती है जो दिखाई नहीं देती है, अवशोषी अंग होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारे कृंतक दांत होते हैं वो क्या होते हैं, हमको दिखाई देते हैं, मुंह में पाए जाते हैं। जबकि ये सभी जो होते हैं निकेटिंग पर्दा कान में पाई जाती है, कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां और वर्मी अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो दोस्तों ये पेट के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में सी क्या जाता है, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है। दोस्तों, जो शर्करा होती है तो शर्करा सबसे मीठी कौन सी होती है आपको बताना है। देखिए, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज और लैक्टोज। तो इन 4 ऑप्शन में जो फ्रुक्टोज हमारा होता है, ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, मीठी होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज है, इसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने और वोन वोमन ने। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो हवाई जहाज है इसकी शुरुआत जो है राइट ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, जो टेलीस्कोप है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी आपको बताना है। तो दोस्तों, टेलीस्कोप की खोज जो है वो गैलीलियो ने की थी। ठीक है, ऑप्शन में डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और उसके बाद अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने 17 और 18 प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों को सही कर पाए और आपका स्कोर कितना रहा है। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं मेरे पास, बताना है आपको कि इसमें से जो है कौन सी में जो होती है ऋणात्मक आवेश पाई जाती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसमें पाई जाती है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन है एक्स किरण, दूसरा आपके पास अल्फा किरण, तीसरा आपके पास है बीटा किरण और चौथा कौन सा क्या, गामा किरण। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो है हमारा बीटा जो होती है ये क्या होती है, एक ऋणात्मक आवेश होती है, जबकि एक्स किरण, अल्फा किरण और गामा किरण ये सभी क्या होती है, पॉजिटिव जो आवेश होती है, पॉजिटिव चार्ज इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग होता है, ठीक है, और 2 उत्तरोत्तर जो गर्त होते हैं इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एम्पलीट्यूड दोस्तों क्या होता है, एक आयाम होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और जो वेवलेंथ का दोस्तों क्या होता है, वो तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या रहता है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर जो गर्त हैं इसके बीच की जो दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसमें क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न सही जवाब होगा। दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का जो अस्थायी मात्रक होता है वो मीटर में होता है। ठीक है, ऑप्शन में जो मतलब मीटर होता है इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। दोस्तों, जो पदार्थ के संवेग होते हैं तो पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेग है, त्वरण है और द्रव्यमान मास है और फोर्स बल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, द्रव्यमान। यानी कि पदार्थ के संवेग अनुपात से जो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है वो कौन सी होती है, द्रव्यमान होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बल गुणनफल है। दोस्तों, बल जो होता है क्या होता है, एफ हम लोग क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। यानी दोस्तों, जो एफ बराबर बल होता है वो जो गुणनफल होता है वो मास और त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में बी में दे रखा है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्मूला के बेसिस पे भी प्रश्न बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा और ऐसे प्रश्न को आप हल करना जरूरत समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, इसका मतलब कौन सा आपको बताना है? अदिश राशि बताना है, ठीक है। आप ऐसे तो भी देख सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है एग्जाम में हम नहीं देखते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, यानी कि आपको अदिश राशि इसमें से फाइंड करना है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पे सदिश राशि दिए होंगे और एक ऐसा ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे सदिश राशि नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपके नंबर है विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया और आयतन हो गया। तो देखिए दोस्तों विस्थापन जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? सदिश राशि होती है। वेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। और बल क्या होती है? सदिश राशि होती है। जबकि दोस्तों आयतन जो होता है ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको हम चीज़ बता दें, जब भी कोई राशि के आगे व लगा रहेगा दोस्तों व, तो वो क्या होती है? मैक्सिमम चांस होता है कि वो सदिश राशि होती है। और जिसमें व नहीं लगा रहता है वो क्या होता है? वो मतलब अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विस्थापन में व लगा हुआ है, वेग में व लगा हुआ है और बल में भी व लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विस्थापन, वेग और बल ये तीनों क्या होती है? सदिश राशि होती है। जबकि आयतन क्या होता है? अदिश राशि होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा कि 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन में जो हमारा सी है तो वो क्या हो जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना दूरी होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हम बताएं कि आपको सूत्र भी पूछा जाता है, ठीक है। कोई जो फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं, वहाँ से आपको कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप फॉर्मूले का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र में से कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ में पढ़ा होगा कि ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटे टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ऐसा ऑप्शन किसमें दे रखा है आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। तो ए बराबर v माइनस यू बटे टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? दोस्तों जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है इसके अणुओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है त्रिभुजाकार पिरामिड के रूप में, दूसरा ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन है अष्टफलकीय, तीसरा के पास है समतलीय और चौथा कौन सा? चतुष्फलकीय है। तो दोस्तों जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है इसके अणु का आकार जो होता है क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक तत्व x की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कोई एक तत्व x है दोस्तों, इसके जो बाह्यतम कक्षा होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो दोस्तों आपको बताना है जो हाइड्रोजन के साथ यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो दोस्तों देखिए जब भी कोई x तत्व है, ठीक है, उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन के साथ जब उसका अणु सूत्र लगा देंगे, यौगिक निकालेंगे, तो वो हो जाएगा कौन सा? XH4, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई तत्व की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाइड्रोजन के साथ जब उसका यौगिक बनेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा XH4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? दोस्तों जो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड होते हैं इसके सामान्य गुणधर्म क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। देखिए तीसरे और चौथे जो समूह के ऑक्साइड होते हैं इसके समान गुण जो होता है दोस्तों बेसिक और एसिडिक होता है, यानी कि वो क्षार और जो अम्लीय प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन हो गया, 2 न्यूट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोस्तों वो क्या होती है? उससे द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? उसमें 4 होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धातु तत्वों के रूप में होता है? तो दोस्तों जो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप जो होता है वो धातु तत्वों के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि धातु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब धातु के बारे में बात करें तो ये देखिए 2 8 8 8 2 जो होता है दोस्तों, ये धातु का जो है एक तत्वों के लिए एक समरूपण होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए धातु क्या होता है, देखिए आप इसको जोड़ लीजिए, 2 8 10 हुआ और 2 8 10 हो गया, यानी 10 10 क्या होता है 20, और दोस्तों 20 क्या होता है? मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है? धातु होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप इस जितने भी दिए रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनको आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जितनी परमाणु संख्या आएंगी आप उस परमाणु संख्या में देखिएगा कि वो धातु है या अधातु है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको देख लीजिए 8 8 16 2 18 दोस्तों 18 में क्या होता है? आर्गन होता है, ठीक है। तो आर्गन क्या होता है? वो क्या होती है मतलब ये धातु नहीं
होती हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है। तो दोस्तों आपको जानने के लिए बता दें, जो निषेचन होती है फर्टिलाइजेशन, ये जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी जो हार्मोन होते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं। देखिए TSH, FSH, LTH और ACTH। दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा TSH। ठीक है, यानी कि दोस्तों थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, TSH होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केसुरुकी ऋतु में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है। दोस्तों जो केसुरुक ऋतु होती है इसमें कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होती है, 31 जोड़ी जो होती है केसुरुकी में तंत्रिकाएं निकलती है। ऑप्शन में सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। दोस्तों जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है इसका नियंत्रण केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है कहाँ पे, केसुरुकी ऋतु में होता है। ऑप्शन में सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो केंद्र कहाँ पर होता है, केसुरुकी ऋतु में होता है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आप वीडियो को डबल स्पीड में कर लिया कीजिएगा, जिससे कि आपका टाइम बच पाएगा और आप अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा धातु ऐसा है जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में काम आता है। ठीक है, तो दोस्तों जो फिलामेंट के रूप में काम आता है वो होता है टंगस्टन। आप सभी ने पढ़ा होगा जरूर कि जो बल्ब होते हैं रोशनी वाले बल्ब, उसके फिलामेंट में किसका मतलब बनते हैं, जो टंगस्टन का इसमें क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपके पास, इसको शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ये रहा है डिहाइड्रेटेड बर्फ, दूसरा पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ, और तीसरा के पास है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा कौन सा गया, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन में सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य तापद्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सा धातु है जो सामान्य तापद्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है, पारा। दोस्तों पारा जो धातु होती है जो सामान्य तौर पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं सौर ऊर्जा दोस्तों ये क्या होगा, सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर के रूप में दोस्तों और ट्रांजिस्टर में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है तांबा, जर्मीनियम, ग्रेफाइट और चांदी। दोस्तों आप ऑप्शन में देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे अर्धचालक दे रखे हैं, तो वो कौन सा है, जर्मीनियम। ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों जो टरबाइन एवं डायनेमो है इससे बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए दोस्तों जब भी हम टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करेंगे तो ये क्या होती है ना, ये होती है मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल ऊर्जा क्या होती है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जो दोस्तों पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लास लेंस होते हैं वो किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, साधारण लेंस से और एवं भी दोनों से। तो देखिए दोस्तों जब भी हम पढ़ने के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, ग्लास लेंस जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस के बने होते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का बी आंसर होगा। दोस्तों उत्तल जो होते हैं ना मतलब लेंस, इसका जो होता है जो परावर्तक सतह जो होता है वो मतलब एक जगह पर किसी को केंद्रित करता है। तो ऑप्शन में बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है। ठीक है, हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम। तो देखिए दोस्तों जब भी हम बात करें सबसे सख्त यानी सबसे कड़ा जो होता है दोस्तों वो क्या होती है, हीरा होती है। ऑप्शन में क्या होगा, ए सही जवाब होगा। ये दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में यदि हीरा नहीं रहता तो आपको क्या करना होता है, प्लेटिनम को टिक करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हीरा पहले से मौजूद है तो आपको हीरा को ही पहले टिक करना होगा, प्राथमिकता पहले हीरा को देना होगा, उसके बाद आपको प्लेटिनम को देखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं। दोस्तों ठोस कपूर से जब कपूर बनाते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षण में प्रयोग करते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसे हैं जो खाने के पदार्थ खाने का वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या था, सोडियम बेंजोएट। दोस्तों सोडियम बेंजोएट का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा होता है? तो दोस्तों जो डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया करते हैं, जो भोत करते हैं किसी चीज़ को, यदि हम ऑपरेशन करते हैं किसी मरीज का, डॉक्टर करते हैं तो उसे क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं, उस जगह को क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। मतलब वहाँ पे आपको कोई भी हलचल होगी, कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी तो आपको पता नहीं चल पाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के प्रयोग में होने वाले हास्य गैस जो होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? तो हास्य गैस क्या होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर यही बार होता है। हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की ओर। पहला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? दोस्तों वाहन होते हैं, गाड़ियों से निकलने वाली गैस होती है वो क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पदार्थ पूरी तरह से जल जाएगा तो उससे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब कोई पदार्थ पूरी तरह से जल नहीं पाती है, आंशिक रूप से जल पाती है, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी कोई पेट्रोल जो गाड़ी होती है, वाहन होते हैं, उससे जो निकलती है धुआं, वो पूर्णतः रूप से जल नहीं पाता है, तो इस प्रकार यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोड्यूसन होता है। तो ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? दोस्तों जो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है वो क्या होती है, आपको ये बताना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। तो दोस्तों जो खाना बनाते हैं वो लोग, इसमें क्या होता है? मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो उनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो साबुन बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो दोस्तों वो क्या होता है? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल क्या होता है दोस्तों? वो क्या होता है? साबुन बनाने के में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जो मनुष्य के शरीर होते हैं उसमें खून के शुद्धिकरण होती है, खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या होते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में मौजूद होता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों जो विटामिन खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं वो विटामिन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों वो विटामिन कौन से होते हैं? ये होता है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो कहता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो किसकी कमी से मधुमेह नामक रोग जो होता है दोस्तों वो होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि मधुमेह जो होती है वो इंसुलिन की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन में डी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पौधे एवं पैरों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधे एवं पेड़ों जो होती है उसके खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। वैसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों जैविक सिस्टम में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया उसको तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ होती हैं, वो पदार्थ क्या होती है? तो दोस्तों वो पदार्थ होती है एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों जो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है ये पहली बार कब छोड़ा गया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 अप्रैल 1975 को प्रथम बार दोस्तों क्या होता है? उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? दोस्तों इनसेट 2A जो है ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 2 जो है दोस्तों ये भारत के द्वारा छोड़ा गया था। ऑप्शन में सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों पानी का घनत्व होता है, ठीक है, डेंसिटी, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है, तो पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो है ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है और तब दाढ़ी बनाते हैं तो मनुष्य का दाढ़ी जो होता है वो छोटा होता है, तो उसको बड़ा देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, कह रहा है कि दोपहर के 12 बजे जो है किस दिशा में इंद्रधनुष जो है दिखाई देता है? तो दोस्तों जो है देखिए दोपहर के 12 बजे होता है वो इंद्रधनुष बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। और वहाँ दिखाई क्या देगा? जब बनेगा ही नहीं तो दिखाई क्या देगा? तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आते हैं। तो दोस्तों जो दूरदृष्टि दोष होते हैं उसको निवारण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग, किस लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ठीक है, दूरदृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम बात करते हैं वहीं यदि निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फ्यूज का सिद्धांत दोस्तों क्या है? दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज जो होता है दोस्तों वो विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, जो दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत होता है विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है फ्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः
शून्यावकाश कितना होता है। यानी दोस्तों शून्यावकाश मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये निर्वात होता है, ठीक है, यानी कि वैक्यूम। दोस्तों वैक्यूम में क्या होता है, वेग का अनुपात कितना होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करें कि प्रकाश का शून्यावकाश यानी कि प्रकाश का निर्वात वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो दोस्तों क्या होती है प्रकाश का वेग होता है कहाँ पे, निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों धोने का सोडा होता है, धोने का सोडा, इसके रासायनिक जो सूत्र होते हैं ये क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए धोने का सोडा की बात करें तो Na2CO3 होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और दोस्तों हम बात करते हैं खाने की सोडा का, तो NaHCO3 जो होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, खाने का सोडा होता है। जबकि हम बात करें धोने का सोडा का तो वो क्या होता है, Na2CO3, ये धोने का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शुष्क बर्फ है दोस्तों, शुष्क बर्फ, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। जो शुष्क बर्फ होती है क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो दोस्तों रासायनिक उद्योग में जो कौन सा ऐसा तेजाब है जिसको मूल रासायनिक रूप में हम जानते हैं तो वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि H2SO4, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सॉरी दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब होता है मूल रूप से रासायनिक रूप में काम करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होते हैं H2SO4 काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। परमाणु के नाभिक में निम्न तत्व होते हैं। दोस्तों परमाणु होते हैं, ठीक है, इसके नाभिक भी होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, परमाणु के नाभिक में निम्न से कौन से कण होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, वो इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों कौन सा गैस है जिसका प्रयोग अश्रु गैस यानी कि जो आंसू गैस होती है उसके रूप में प्रयोग करते हैं। आपको ऑप्शन ये रहा H2, SO2, N2 और Cl2, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अश्रु गैस जो होती है दोस्तों वो SO2 होती है, अश्रु गैस। ऑप्शन नंबर बी क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस धातु से बनाया गया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जे के काम में आता है। तो दोस्तों जो किस धातु से बनाया गया हवाई जहाज होता है तथा रेल डिब्बों में पुर्जे के काम में आता है वो धातु कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या होता है, एल्युमिनियम धातु होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंत के रोग में निदान में निम्न किरणों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जो आंतों में रोग होते हैं, ठीक है, आंतों में जो रोग होते हैं उसको निदान करने में किस निम्न किरणों का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग क्या करते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। आंतों में जो रोग होते हैं इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये खुराना के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो दोस्तों जो जैव विकास है इसको सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा समझाया गया था, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होती है इसके लिए आवश्यक गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन भी दे रखा है लेकिन यहाँ पे आवश्यक तत्व जो होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न रक्त वर्ग साप्ताहिक दाता होते हैं। यानी दोस्तों कौन ऐसा वर्ग है मतलब रक्त का जो साप्ताहिक दाता होते हैं यानी कि सभी को देने वाले होते हैं। दोस्तों वो क्या होते हैं, वो होता है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करता है ना, किसी व्यक्ति को सब मतलब दे देता है सब कुछ, यानी सात्विक देता है, सबको दे देता है, उसके पास क्या बचेगा, जीरो बचेगा। जब आपके पास कोई भी चीज वस्तु रहेगा आप किसी को दे दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं जब सात्विक दाता मतलब जब किसी को सब कुछ दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो आप यहाँ पे रेट कर सकते हैं ओ को। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी। और दोस्तों हम बात करते हैं सार्वजनिक ग्राही की, वो क्या होता है, ए बी। दोस्तों आप इसे भी याद रख सकते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा आ जाता है। पहले पास ए था, अब आ गया बी, तो ए बी हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं। तो जिनमें से कौन से साप्ताहिक दाता किसको कहते हैं, तो ओ को साप्ताहिक दाता के रूप में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुरुष जीन संगठक होते हैं, यानी दोस्तों पुरुष जीन जो होते हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। दोस्तों पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, एक्स वाई पाए जाते हैं। और महिलाओं में क्या होती है, एक्स एक्स पाई जाती है। वही दोस्तों प्रश्न ये भी बनता है यहाँ से कि जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से होता है। तो दोस्तों क्या होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि एक्स वाई होता है, ठीक है। देखिए
जब भी x प्लस वाई बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, पुत्र होगा, ठीक है। और जब x x बनेगा तो इसमें क्या होगी, पुत्रियाँ होगी। तो देखिए महिलाओं में इसमें कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि इसके पास क्रोमोसोम जो होते हैं x x ही होती हैं, जबकि पुरुषों में क्या होता है, x y होता है। तो डिपेंड करता है कि पुरुष के पास कौन सा हार्मोन, मतलब ये गुणसूत्र निकला है, उसकी वजह से उसका जो बच्चे होंगे उसका लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुरुष जीन संगठक कौन होते हैं, तो x y होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है, देखिए रात्रि में होता है, दिन और रात्रि में होता है, केवल दिन तथा रात्रि में होता है, केवल दिन में होता है। तो दोस्तों आप लोग पता है कि प्रकाश संश्लेषण होती है वो सूर्य के प्रकाश में होती है, और सूर्य का प्रकाश कब होता है, दिन में होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों जो प्रकाश विकिरण होती है इसकी जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा प्रश्न का सही जवाब होगा कि प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है क्या होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों 8.3 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं इसका जो मतलब जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका जो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन किस टाइप को दे रखे हैं, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 19 सेकंड में मिलता है, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकंड में मिलता है, और कहीं कहीं आपको 8 मिनट 3 सेकंड भी मिलता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है ऑप्शन पे। जिस तरह से आपको ऑप्शन रहेगा आप उस तरह से उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अलग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः होते हैं। दोस्तों ध्वनि का जो वेग होते हैं वायु में कितने होते हैं दोस्तों, वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों क्या होती है, वायु का वेग में होता है, ध्वनि का वेग जो होता है वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 18 को कवर कर लिया है। दोस्तों यदि आपको मेरी इस वीडियो को ये पसंद आई हो और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, तो आप वीडियो को जो कमेंट बॉक्स है आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।